नित्य की भांति गणितीय सदन की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ करें। आपको मालूम है तारीख 21 को हमारी विद्यालय बंद हो जाएगा ग्रीष्मावकाश को लेकर के, तो हम 3 रोज तक यह सदन गणितीय सदन चलेगा। 3 दिन तक चलने वाली इस गणितीय सदन में भिन्न के संबंध में जितनी भी बात जानना शेष रह गया है उन सभी बातों को हम लोग पूरा कर लेंगे। आज के इस सदन में जिस विषय के ऊपर हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे उस विषय का नाम क्या है? व्युत्क्रम भिन्न एवं दशमलव भिन्न। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो टुडेज टॉपिक नेम रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। आज इस सदन में इन्हीं के बारे में चर्चा होगी, हम सब मिलकर के करेंगे और इनके महत्व को जानेंगे कि क्यों इनको जानना जरूरी है। तो आप लोग मुझे आदेश दे रहे हो, चलिए आपके आदेशानुसार चर्चा के विषय के जो नाम बोर्ड पर लिखी हुई थी उसको मैं मिटा दिया, क्योंकि स्पेस की कमी है, छोटा स्पेस है। इसी स्पेस में हमें बड़े से बड़े कार्य करना है। यह लिमिटेड स्पेस में अनलिमिटेड बातों को जानना है। चलिए बिना समय गवाए हम विषय की ओर आते हैं। तो पहला क्या है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस का जानना क्यों जरूरी है और किस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शंस इज सेड टू बी रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस and what's its importance? Why we need to know reciprocal fraction, where it is used? So reciprocal fraction is mainly used in division operations. But before knowing its use, first we have to know what kind of fractions are reciprocal fractions. किस प्रकार के भिन्न को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो इन बातों को हम सीधे ना समझे, हम इसको ऐसे समझे। तुम मुझे बताओ भिन्न की भाषा में कि यदि किसी होल को 15 पार्टों से मिलकर के बना हुआ है, इफ एनी होल इज मेड अप ऑफ 15 इक्वल पार्ट्स एंड देयर आर 15 पार्ट्स इन योर हैंड, देन these fractions denote what whole? यह fractions किस whole के लिए आया है? For what whole the form of this fraction stands for? If you divide the whole into 15 parts and you take all parts, then how many holes you have in your hand? One hole. Very clear. यदि if the whole is divided in, or we divide the same whole into 20 equal parts and we take all parts, means we take 20 parts, then this fraction stands for a whole or not? If this fraction stands for a whole, then which wholes is expressed by these fractions? One whole. If you divide the same whole into 40 parts and you took 40 parts, then how many holes you have in your hand? Okay. यानी कि किसी संपूर्ण को आप 25 बराबर भागों में बांट दें और 25 भाग ले लें, उसी संपूर्ण को 30 बराबर भागों में बांट दें, 30 भाग ले लें, उसी संपूर्ण को 40 भागों में बांट करके और सभी भाग ले लें, तो वास्तव में यह भिन्न किस होल को दर्शा रहा है? वन होल। तो इससे हम लोग we are observing some pattern. What patterns there are for denoting one whole? What patterns you are observing in these all fractions for denoting one whole? Yes, if the numerator and denominators are equal, then fraction stands for one whole. Okay?
यदि अंश और हरों की संख्या बराबर बराबर हो तो हमेशा एक संपूर्ण को दर्शाता है। यदि अंश हर का दुगना हो तो दो संपूर्ण को दर्शाता है। तो यहाँ अंश हर के बराबर है तो वन किस संख्या को डिनोट कर रहा है? वन होल। क्लियर हो गया ना? तो हम वन होल को 100/100 किस होल को दर्शा रहा? या तुम आंखों से देख रहे हो ना? 2/2 भी किसको दर्शा रहा है? तो यदि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो तो हमेशा वो फ्रैक्शन किसके लिए आता है? वन होल के लिए। इफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल देन दैट फ्रैक्शंस ऑलवेज स्टैंड्स फॉर कंप्लीट वन होल। ओके? और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का दुगना हो तब 2 होल को, तिगुना हो तो 3 होल का। यानी कि हर का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, अंश यदि हर का पहला गुणज होगा तो 1 होल, दूसरा गुणज होगा तो 2 होल, थर्ड मल्टीपल होगा तो 3 होल। इस पैटर्न को आपने देखा? अब चलिए इस बात को आप समझ गए। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको मैं भिन्नों के बीच गुना कैसे किया जाता है और गुणनफल को कैसे प्राप्त किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, भागफल को कैसे प्राप्त किया जाता है, आप पहले ही सीख चुके होंगे। अब मुझे बताओ 3/4 में हम किस फ्रैक्शन से गुना करें कि यह हमेशा रिजल्ट 1 के बराबर आवे? अब बताओ इस बात को। 3/4 में अगर हम 2/4 से गुना करते हैं तो गुणनफल में जो फ्रैक्शंस प्राप्त होता है इसका अंश इन भिन्नों के अंशों का गुणनफल होता है और गुणनफल का हर गुणनखंड भिन्नों के हरों का गुणनफल होता है। आपको पता है ना? तो आप मुझे बताएं 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 प्रोडक्ट क्या होगा? डायरेक्ट बोलो। 12/8 होगा। 6/4। अरे भैया A/B और C/D तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। यू फॉरगेट वेरी क्विकली। दो भिन्नों के बीच गुना करने का मतलब है कि उनका गुणनफल में जो अंश होगा गुणनखंड भिन्नों के अंशों के गुणनफल के बराबर होगा और गुणनफल का जो हर होगा गुणनखंड भिन्नों के हरों के गुणनफल के बराबर होगा। यही ना पैटर्न है। तो इन दो फ्रैक्शंस को गुना करेंगे तो गुणनफल में जो भिन्न प्राप्त होगा उसका अंश गुणनखंड के अंशों के और हर क्या होगा? गुणनखंड के हरों के गुणनफल होगा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अंश कितना हो जाएगा? हर कितना हो जाएगा? यस। अब मुझे बताओ 2 गुने 3/4 यहाँ पर किए तो यहाँ पर कुछ भी हर नहीं दिखाई देता है तो एक हर छिपा हुआ रहता है। तो बताओ कि इसका गुणनफल कितना हो गया? 6/4। अब मुझे बताओ 12/10 में अगर हम 5/6 से गुना करें तो गुणनफल कितना होगा? 60/60। और यह 60/60 कितना को दर्शा रहा है? कितने होल को? एक होल को। ओके। अलग बात है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, इसकी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे ना। अब मैं भाग के लिए बताया हूं, आपको याद होगा कि x/y भागा l/ अगर m हो तो भागफल में जो भिन्न प्राप्त होगा उसका अंश ए जो है तो भाज्य भिन्न का अंश और भाजक भिन्न के हर के गुणनफल में इसका प्राप्त होगा xm होगा और इसका क्या होगा? ly होगा। इन होगा। पैटर्न क्लियर हो गया ना? गुना में जब करते हो तो यहाँ जो गुणनफल का जो अंश होता है गुणनखंड भिन्नों के अंश का गुणनफल होता है और गुणनफल का जो हर होता है गुणनखंड भिन्नों के हर गुणनफल होता है। यहाँ भाज्य और भाजक रूप में देखो तो x/y में l/m से भाग करते हो तो भागफल में जो भिन्न प्राप्त होता है उसका अंश भाज्य भिन्न के अंश और भाजक भिन्न के हर का गुणनफल होता है। अब इसका हर भाज्य भिन्न के हर और भाजक भिन्न के अंश का गुणनफल होता है। इतना पैटर्न याद है ना? चलिए इस बात को अच्छा तरह से नहीं समझे हो तो आप समझ जाएंगे जब रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस की बात होगी। तो मैं मिटा देता हूं। तो अब आपको याद हो गया कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस एंड हाउ कैन यू राइट डाउन इट्स रिजल्ट एज प्रोडक्ट।
ओके, अब मुझे बताओ 6/5 में किस भिन्न से हम गुना करें जिससे गुणनफल मुझे 1 प्राप्त हो जाए। तो 1 जब प्राप्त होगा तो निश्चित है कि यहां पर अंश जो होगा और यहां पर हर जो होगा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर 6/5 में जिस फ्रैक्शन से गुना करेंगे उसका अंश नॉमिनेटर और उसका हर डिनोमिनेटर क्या रखेंगे जिससे गुणनफल 1 के बराबर हो जाए, अर्थात अंश और हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो निश्चित है कि यहाँ पर 6 है तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 5 है तो क्या कर देंगे, ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर भी 30 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, ऊपर भी 30 हो गया नीचे भी 30 हो गया। तो जितना पार्ट में होल बटा हुआ था वो सारे पार्ट आपके पास है। तो डेफिनेटली दैट इज इंडिकेटिंग 1 कंप्लीट होल। ओके, तो 6/5 में कौन सा भिन्न से गुना करें कि गुणनफल 1 के बराबर हो जाए। अब तो आप समझ गए। अब मुझे बताइए 7/8 में किस फ्रैक्शन से गुना करें कि गुणनफल में अंश और हर बराबर हो जाए। अब अंश और हर बराबर हो जाए तो 1 के बराबर हो जाएगा। 9/8 में आप कितना से गुना करें कि अंश और हर बराबर हो जाए और अंश और हर बराबर हो गया तो वो 1 कंप्लीट होल को दर्शाएगा। 7/10 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि अंश और हर बराबर हो जाए और अंश और बराबर भी हो जाएगा तो वह 1 कंप्लीट होल हो जाएगा। तो आओ 1 बाय 1 करके दिखाओ जिसे पता चले कि आप समझ चुके हो। तो which fractions should be multiplied with 7/8 so we get 1 as a result। कौन बताएगा? हाँ, चलो तुम बताएगी तो बताने वाले इधर आ जाओ। सब सारे बताने वाले, आप लोग नहीं बता पाओगी, आप लोग नहीं बता पाओगी तो बताने वाला आ जाओ। सब आप बताने आ जाओ। कितने लोग इस बात को समझे हो? I need to know how many students understand how can we multiply two fractions। चलो मैं एक कलम फेंकता हूं, जिसके हाथ में जाएगा वही बनाएगा। जिसके हाथ में जाएगा वही बनाएगा। चलो तो बाकी लिखा हुआ ठीक। चलो अब मैं किसको दूं? चलो तो 8/9 से गुना करेगा तो गुणनफल में कितना आपको 72 उसका अंश हो जाएगा और 1 के बराबर हो जाएगा। तीसरा होगा, रुक जाओ। वेरी फाइन। अब बाकी लोग को मैं बुलाऊंगा जो नहीं आया है ना, और आप लोग यहाँ पर नहीं आ पाई इसका मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आ गया समझ में ना? अतीफा को समझ में आ गया ना? हाँ, अतीफा को मैं बहुत मानता हूँ, अतीफा को मालूम होना चाहिए, इसलिए अतीफा ज्यादा समझे। ठीक है, वेरी फाइन। तो 7/8 में कौन सा फ्रैक्शन से गुना करे कि गुणनफल 1 के बराबर हो जाए। 9/8 में कौन सा भिन्न से गुना करे कि गुणनफल 1 के बराबर हो जाए। और 7/8 में कौन सा भिन्न से गुना करे गुणनफल। अब आइए हम लोग डिफरेंस की ओर। अब तो आप समझ गए कि दो वैसे भिन्न जिसका गुणनफल 1 के बराबर हो वह दोनों भिन्न एक दूसरे का व्युत्क्रम भिन्न कहे जाते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस if the product of two fractions is equal to 1 then both of them are considered to reciprocal fractions to each other। Okay, if the product of two fractions equal 1 then both fractions are reciprocal to each other। दो ऐसे भिन्न जिसका गुणनफल 1 के बराबर हो तब उन दोनों भिन्नों को एक दूसरे का व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। समझ गए ना? तो कैसे भिन्नों को व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे डियर? दो वैसे भिन्न जिनका गुणनफल
एक के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्क्रम भिन्न, एक दूसरे का, है ना। अब अभी तक हम समझ गए हैं कि सभी पूर्ण संख्या भिन्न संख्या भी है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या दो प्राकृतिक संख्या या शून्य पूर्ण संख्या में शून्यतर पूर्ण संख्या से भागफल के रूप में दिखाई जा सकती है। इस कारण सभी पूर्ण संख्याओं को हम भिन्न संख्या के भी कहते हैं, राइट, समझ गए ना। तो लिखिए व्युत्क्रम भिन्न की परिभाषा। राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि भिन्नों का ऐसा युग्म, भिन्नों का ऐसा जोड़ा, पेयर ऑफ सच फ्रैक्शंस whose product is one, then we call them reciprocal to each other. Okay? तो भिन्नों का ऐसा युग्म, भिन्नों का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर, भिन्नों का ऐसा युग्म जिसका गुणनफल प्रोडक्ट, जिसका गुणनफल एक के बराबर हो। तो भिन्नों का ऐसा युग्म जिसका गुणनफल एक के बराबर हो, एक के बराबर हो, तो भिन्नों का वैसा युग्म, भिन्नों का वैसा युग्म एक दूसरे का, किसको? एक दूसरे का व्युत्क्रम भिन्न कहे जाते हैं। व्युत्क्रम भिन्न कहे जाते हैं। If the product of a pair of fractions is equal to 1, then both fractions are said to be reciprocal to each other. Okay? तो क्या इसे अंग्रेजी में लिखना जरूरी है? क्योंकि आप समझ जाओगे ना। If the product of two fractions is equal to 1, then both of them is said to be reciprocal to each other. Okay? तो मैं बिता दूं? तो what kind of fractions are said to be reciprocal? When the product of that fractions is equal to 1, in this case we will call them reciprocal to each other. If the product of two fractions is not equal to 1, then we will not call them reciprocal to each other. Okay? So for being two fractions reciprocal, then their product must be equal to 1, otherwise they are not reciprocal. Understand? तो मैं मिटा दूं इसको? Can I delete it? Yes, sir. Okay. Are you allowing me to delete it? So, अब मुझे बताइए, you have to write down many pairs of fractions whose product is 1. Then we will call them reciprocal to each other. So, 2 के साथ हम किस फ्रैक्शंस का पेयर बनाएं जिससे इनका प्रोडक्ट 1 हो जाए? 2 के साथ कौन सा फ्रैक्शंस का हम मल्टीप्लाई करें जिससे इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 1 हो जाए। आपको डिसाइड करना है। तो 2 में कितना से गुना करेंगे 1 हो जाएगा? 1/2 से। कितना से? वेरी फाइन। तो 2 और 1/2 यह जो फ्रैक्शंस का पेयर है वह क्या है? रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, तो मैं लिख देता हूं 4/3। अब आपको सेकेंड पेयर बनाना है 5/6। यहां पर आपको पेयर बनाना है 7/9। इसके साथ पेयर बनाना है 12/3। इसके साथ पेयर बनाना है ना। तो यहाँ पर 2 भिन्नों को लिखें जिससे रेसिप्रोकल हो। यहाँ पर 2 ऐसे भिन्नों को लिखना है जो दोनों का रेसिप्रोकल हो। तो रेसिप्रोकल होने के लिए एक ही नियम है, इनके बीच में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मुझे 1 प्राप्त होना चाहिए। ओके, तो आइए 4/3 के साथ कौन सा भिन्न को हम पेयर बनाएंगे जिससे वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे? आइए फटाफट, वेरी क्विकली। यस,
अब इसी चीज को बोलो कि 4/3 और 3/4 एक दूसरे का व्युत्क्रम है। 4/3 4/3 एंड 3/4 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। 4/3 और 3/4 एक दूसरे का व्युत्क्रम भी नहीं, इसी चीज को बोलना है। 4/3 और 3/4 एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने उल्टा भी, व्युत्क्रम शुद्ध है, व्युत्क्रम। ओके, चलिए आइए ये बना दी। अब चलो यहाँ पर पेड़ बनाओ। कौन पेड़ बनाएगा? कौन पेड़ बनाएगा? आओ जल्दी पेड़ बनाओ, पेड़ बनाओ। तो आप बताओ कि 5/6 और 6/5 कैसे भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न है। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न क्यों है? कारण बताओ कि यह दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल क्यों है? कारण क्या है? व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट फॉर सेइंग दैट दी टू फ्रैक्शंस आर रेसिप्रोकल? तुम बता सकते हो? यह 5/6 और 6/5 एक दूसरे का व्युत्क्रम है, क्यों? कौन आंसर देगा? क्यों है? सही है, बट क्यों है? रीजन जानना चाहते हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी क्विकली रेज योर हैंड, क्विकली। कौन बताएगा? व्हाई 5/6 6/4 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर? बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। क्योंकि इनका गुना करेंगे तो गुणनफल 1 के बराबर होगा, इस कारण यह एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कई बार मैं बोल रहा हूं, तो आप मुझे बताओ 5/6 और 6/5 एक दूसरे का व्युत्क्रम क्यों है? क्यों है बताओ? क्योंकि इन्हें गुणा करने पर 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, बस इनका गुणनफल 1 के, इस कारण है ना। चलिए अब बनाइए। चलिए 7/9 और 9/7 एक दूसरे का व्युत्क्रम भिन्न है, क्यों? क्योंकि गुणा करने पर 1 के बराबर है। वेरी फाइन, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 के बराबर है। चलो 12/3 के साथ कौन सा भिन्न का पेयर बनाएंगे जिससे वह रेसिप्रोकल हो जाएंगे? अब मुझे कारण बताओ। 12/3 और 3/12 एक दूसरे का व्युत्क्रम है, क्यों? क्योंकि इन्हें गुणा करने पर 1 के बराबर है। वेरी फाइन। चलिए अब 7/9 ये तो हो गया ना। अब चलिए यहाँ पर रॉन्ग रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का रॉन्ग पेयर और राइट पेयर में लिखता हूं। रॉन्ग पेयर होगा तो वहां पे क्रॉस लगा देना, राइट। बहुत सारे पेयर बना रहा हूं भिन्नों का जिसमें रॉन्ग और राइट। 12/10 10/12 6/5 5/6 7/9 11/20 13/40 40/13 15/7 13/8 1 5/9 3/3 3/3 और 4/4। चलिए इसमें से we have write down many pairs of fractions and you have to tell us which pair of fractions are reciprocal, which pair of fractions are not reciprocal to each other. ओके, तो जो रॉन्ग होगा उस पर आप यह चिन्ह लगाएंगे, राइट पर यह चिन्ह लगाएंगे। तो आइए, आई हैव राइट डाउन मेनी पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड यू हैव टू चूज व्हिच फ्रैक्शंस इज which pair of fractions are reciprocal, which pair of fractions are not reciprocal to each other. So many hands. ये पीछे लाओ, ये तुम आओ, पीछे लाओ, तो तुमको I am calling you. जो रेसिप्रोकल होगा, the pair of fractions which are reciprocal to each other, वहां पर टिक का निशान लगाओगे, और जो नहीं वह क्रॉस लगाओगे। चलिए 2 हो गया, अब तीसरा के लिए आगे कोई। ये दोनों सही है ना? चलिए तो जब सही है तो आप ताली बजा दो। तीसरा कौन आएगा? आओ चलो
वेरी फाइन, वेरी फाइन, ताली लगा दो। चलो अब यहाँ पर 3 पेयर है, इसके लिए कौन आएगा? सर चुमाओ अब वेरी फाइन। इनके बारे में क्या विचार है? ये सही है, 1 है और 5/9 है। ये 1 है और 5/9 है। अब देखो कि ये जो है भिन्नों का यह युग्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? क्या नहीं समझ में आ रहा है? और यहां पर देखो 3/3 और 4/4 है। ये दोनों फ्रैक्शन रेसिप्रोकल है कि नहीं है? यस, सही है ना? ताली बजा दो। क्योंकि इन युग्मों में उन्हीं युग्म को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहा जिनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है। यदि जिन भिन्नों का गुणनफल ऐसे युग्म भिन्नों का गुणनफल 1 के बराबर नहीं है तो उन भिन्नों के युग्म को एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। समझा क्या ना? चलिए वेरी फाइन। अब तो आपको समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल भिन्न क्या है। जरा आप इसी चीज को भाग में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भागफल निकालने में जब हम लोग गुणा कर रहे थे तो सीधे अंश को अंश से गुणा कर रहे, लेकिन भागफल में उल्टा हो जा रहा था। आगे क्यों होता है? देखिए 3/4 में आप 5/6 से भाग देना, इसका मतलब होता है कि 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/6 का व्युत्क्रम भी बताओ क्या हुआ? एक्चुअली जब इसका भागफल निकाल रहे थे तो 3 को किससे गुणा कर रहे थे? 3 को किससे गुणा कर रहे थे? और भागफल के लिए, और 5 को किससे, 4 को किससे गुणा कर रहे थे? आइए तो 3/4 में 5/6 से भाग देना मतलब 3/4 में 5/6 के व्युत्क्रम से गुणा करना। 3/4 में 5/6 से भाग देना मतलब क्या हो गया? 3/4 में 5/6 के व्युत्क्रम से गुणा करना। तो 5/6 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 6/5। देखो पैटर्न में वही ना रहा, 3 × 6। फिर 2 भिन्नों का गुणा करना, मतलब उनके अंशों का गुणनफल ज्ञात करना, उनके हरों का गुणनफल ज्ञात करना। पैटर्न समझ गया ना? अब देखो जरा 7/9 में 12/3 से भाग देना मतलब 7/9 में 12/3 के व्युत्क्रम से गुणा करना। तो 12/3 का व्युत्क्रम क्या हो गया? अब इसको गुणा कर देंगे और 2 भिन्नों में गुणा करना मतलब गुणनफल ज्ञात करके भिन्न को प्राप्त करना। कितना आ जाएगा? 21 और 12 28। ठीक है ना? अब मुझे बताइए कि 6/5 में 3/2 से भाग करना मतलब क्या हो गया? 6/5 में 3/2 के व्युत्क्रम से गुणा करना। तो 6/5 में 3/2 के व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 2/3 और क्या आ जाएगा? 12/15। आप समझ में आ गया ना? तो किसी ए भिन्न में दूसरे भिन्न बी से भाग करना मतलब ए में बी के व्युत्क्रम से गुणा करना। बस समझ गया? अब एक और देखेंगे, उल्टा देखेंगे। चूंकि आपको मैं पहले ही बताया हूं कि एक गुणन तत्व के लिए 2 भाग तत्व होते हैं। देखिए 1/2 में यदि 3/2 से हम गुणा करते हैं तो भागफल एक गुणनफल क्या लिखेंगे? कितना लिखे बोलो? 3/4। 3/4। अब देखिए और 3/4 में यदि हम 1/2 से भाग करें तो भागफल क्या लिखेंगे? 3/2। कितना लिखेंगे बोलो? 3/2 ना? जब 1/2 में 3/2 से गुणा करने के बाद 3/4 प्राप्त होता है तो निश्चित है कि 3/4 में 1/2 से गुणा करेंगे तो यह गुणनखंड भिन्न जो होगा उसका क्या हो जाएगा? उसका भागफल हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणनखंड, एक गुणनफल है। गुणनफल जब भाज्य बन गया और कोई एक गुणनखंड जब भाजक बन गया तो दूसरा गुणनखंड क्या होता है? उसका भागफल होता है। ये मैं कई बार बताया हूं कि एक गुणन तत्व के लिए 2 भाग तत्व हैं।
तो इस आधार पर भी आप चले तो आपको पैटर्न यही मिलेगा कि किसी भिन्न में किसी भिन्न से भाग करने पर क्या होता है, तो भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से भाज्य भिन्न में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यही है जी, क्लियर हो गया ना, नहीं समझे? तो मुझे बताइए इस फैक्ट के द्वारा कि 3/4 में यदि मैं 3/2 से भाग करता तो भागफल में मुझे क्या मिलता? यस। अब देखिए पैटर्न में 3/4 में 3/2 से भाग करने में 1/2 मिल रहा है, यानी कि 3/4 में 3/2 से भाग करना मतलब 3/2 के व्युत्क्रम से गुना करना, तो 2/3 से कर दिया ना, और क्या मिला? 3 गुना 6 4 12, दैट इज 1/2। ओके, तो इन सारे उदाहरणों के द्वारा हम समझ गए हैं कि भिन्न ए में भिन्न बी से भाग करना मतलब भिन्न ए में भिन्न बी के व्युत्क्रम से गुना करना। क्लियर हो गया जी? तो दो भिन्नों को गुना करना मतलब उनके अंशों को गुना करना और हरों के गुना करना। दो भिन्नों के बीच में भाग करना माने पहला भिन्न में दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुना करना। दो भिन्नों को जोड़ना मतलब समहर बना करके उनके अंशों को जोड़ना। दो भिन्नों को घटाना मतलब समहर बना करके उनके अंशों को घटाना। यही रहा भिन्नों के संबंध में की जाने वाली संक्रिया। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, दो भिन्नों को जोड़ना मतलब समहर बना करके उनके अंशों को जोड़ना। दो भिन्नों को बीच में घटाव करना मतलब समहर बना करके उनके अंशों को बीच में घटाव करना। दो भिन्नों को गुना करना मतलब उनके अंशों को गुणनफल प्राप्त करना, हरों के गुणनफल प्राप्त करना, और उससे जो बना हुआ भिन्न होगा गुणनफल का भिन्न होगा। दो भिन्नों में भाग करना मतलब पहला भिन्न में दूसरा भिन्न के व्युत्क्रम से गुना करना। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर हो गया ना कि नहीं बाजी? तो A/B में P/Q से भाग करना मतलब क्या होगा? A/B में P/Q के व्युत्क्रम दैट इज Q/P से क्या हो गया? गुना करना। A/B में किसी दूसरे भिन्न P/Q से भाग करना, इसका मतलब हुआ कि A/B में P/Q के व्युत्क्रम से गुना करना। ओके, समझ गया ना? क्योंकि हम लोग भाग भी एक प्रकार की गुना है ना? भाग एक प्रकार गुना नहीं है, भाग गुना की उल्टी क्रिया है। भाग क्या है? गुना का उल्टी क्रिया है। तो अब मैं उदाहरण देता हूं और आप लोग यहां पर बोर्ड पर आके बताओगे, जिससे पता चला कि आप बातों को समझ चुके हो। मैं बहुत सारा फ्रैक्शन देता हूं। 3/4 में 5/3 से भाग करो, 12/9 में 10/7 से भाग करो, 7/5 में 8/3 से भाग करो, और 3/9 में 13/4 से भाग करो, और भागफल बताओ कितना होगा। और भागफल को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 3/4 में 5/3 से भाग करना मतलब 3/4 में 5/3 के व्युत्क्रम से गुना करना। तो 4/3 में 5 व्युत्क्रम से गुना करने के बाद गुणनफल के रूप में जो भिन्न प्राप्त करेंगे वही भिन्न 3/4 में 5/3 से भाग करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त होता है। तो पहला सवाल कौन हल करेगा? हाथ उठाओ, चलो फटाफट आओ। तुम कर सकते हो, कर सकते हो। वाह, चलो आओ, जो चलो आओ, जल्दी से आओ, चलो तेजी से आओ फटाफट। चलो भागफल कितना होगा? देखो स्लिप मत करो कि क्या गलती कर दिया। यू डिड ब्लंडर मिस्टेक, यू डिड अ ब्लंडर मिस्टेक। यहां तक तो सही है। अब दो भिन्नों के बीच में जो गुना करना मतलब क्या करना? यस, ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। Oh, who will make it correct? Yes, you make it correct. अब दो भिन्नों के गुना करना मतलब अंशों को उनको गुना करना और हरों को गुना करना। ठीक है ना?
नहीं सर। यू अब सही है ना? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना? क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जो 9 और 20 को एक साथ डिवाइड करे ना। देयर इज नो नंबर अदर देन 1 which may divide its numerator and denominator evenly. So it is in simplest form. No need. It is in simplest. It is in the simplest form. Okay? Because the MCF of its numerator and denominator is 1. Oh, तो second question कौन solve करेगा? Who will solve the second question? You come here and do this problem very quickly. Yes. और यहाँ सदन में जितनी बात आपको सिखाई जाती है, इसको आप क्लास के अंतर्गत या घर पर अभ्यास नहीं करोगे तो पूर्णता को प्राप्त नहीं करोगे। प्रैक्टिस ही आदमी को सिर्फ परफेक्ट बना सकता है, इसलिए अभ्यास नियमित रूप से करना जरूरी है। यस, यहां तक सही है? वेरी फाइन, ठीक है। एकदम तुम सही जगह पर हमला कर रही हो, तुम्हारा निशाना अचूक है। यस, अब मुझे बताओ, ठीक है, एकदम भागफल सही है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 4 है, इसके इकाई के अंक पर 0 है, डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हो सरलतम रूप में। चलिए, तुम किसको यह चांस दे लिखने के लिए? तुम्हारा भरोसा किस पर है कि तुम्हारा मिशन को कामयाब करेगा? सेजल, आ जाओ, सेजल पर भरोसा है इसको। तो what you have to do? You have to convert this fraction into the simplest form. Okay? Simplest form means there should be no number other than 1 which may divide its numerator and denominator completely. Okay? So 0 and 4 are sitting at unit plates, so that number will definitely divide by 2. तो आप करते जाओ, फिर आपको जो क्वोशिएंट प्राप्त होगा फिर देखना। यस, अब यदि सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, then that number must be divided by 3. The sum of the digit of this number is 6, which is divided by 3. Then 42 must be divided by 3. Also, the sum of digit of this number is divided by 3. What is the sum of this? 9, which is divided by 3. So sum of the digit of its numerator and denominator divided by 3, then must be divided by 3. So आप 3 से डिवाइड करो। अभी देखो तो 4 1 5, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 1 6, अब तो 3 से नहीं होगा, कोई और संख्या तो नहीं है। तो 14 और 15 जो है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जो 14 और 15 को पूर्णतः विभाजित करे, इसलिए यह सरलतम रूप में है। वेरी फाइन, चलो वेरी फाइन। आप समझी ना तिफा? हाँ, यहाँ तक आपको करना था ना। आप मिशन को कामयाब कर चुकी थी, अंतिम स्टेप बचा था। अगला बार मैं जब बुलाऊंगा तो आप अपने दम पर इस मिशन को पूरा करना ना, जैसे कर्नल सोफिया की है। अभी जो लास्ट अटैक पाकिस्तान में, वहाँ कर्नल सोफिया ने देखा ना अपना मिशन को कितना बुलंदी के साथ और कितना एक्यूरेटली जो है सो टारगेट को हिट की। इसलिए तुमसे भी उम्मीद करते हैं जीवन में ऐसी जहां पर भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सटीक निशाना उस पर लगाना है ना। जाओ, ताली बजा दो इसके लिए। चलो, अब इसको कौन सोल्व करेगा? कौन? तुम तो कर ही देगा, तुम कर देगा। आओ इधर, तुमको दिया चांस, नहीं दिया? चलो तुम लास्ट में बनाना है। लेकिन उत्तर भिन्नों के संबंध में जहां भी योगफल हो, घटाओफल हो, गुणनफल हो, भागफल हो, लेकिन उत्तर हमेशा सरलतम रूप में ही देंगे, है ना। ये जांच कर लेंगे कि वह सरलतम रूप में है अथवा नहीं है, तो उसका एमसीएफ निकालेंगे, फिर एमसीए से डिवाइड करेंगे।
क्या वह सरलतम रूप में है? नहीं है। यदि नहीं है तो करो है, पहले तो डिसाइड करो कि है कि नहीं है। 2140 का अगर हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? 40 में 21 कई बार, एक बार जो शेष होगा उसमें 21 में देखो कई बार। इस तरह से प्रक्रिया करते जाओगे भाग विधि द्वारा, मैं बताया हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। तो क्या सरलतम रूप में है? यस है। इनके लिए भी ताली बजा दो। देखो 21 और 40 का जो एमसीएफ होगा, एमसीएफ हमेशा किसी संख्या से कभी बड़ा नहीं होता है। तो इन दोनों का एमसीएफ है तो इन दोनों से छोटा होना चाहिए या इनके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 21, यानी कि जो एमसीएफ होगा 21 या 21 से छोटा होगा। तो 21 या 21 के छोटा हम संख्याओं के बारे में फट से कुछ विचार कर लें कि वह 21 को डिवाइड कर रहा है और वह सेम टाइम में 40 को कर रहा है कि नहीं। ये अपना तकनीक का पर लगाना, टेक्निक ना। ये सब अभ्यास के जरिए आप मैच्योर होंगे टेक्निक अप्लाई करने में। अब आइए अंतिम सवाल कौन हल करेगा? आइए आ जाओ। चलो लो, लेकिन उत्तर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो तो वह सरल सही है ना, वहां तक सरलता रूप में नहीं ना है। देखो दोनों संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित है कि नहीं है? है। अरे दोनों अंश और हर में जो प्राप्त संख्याएं के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो सरलता रूप में तो नहीं है। 3 से 2 हो रहा है, इसे सरलता रूप में बनाओ। कौन बनाएगा इसको? आ जाओ कर दो। तुम बना देगी? आ जाओ सरलता रूप में करो जल्दी, तेजी से। अब देखो ऊपर वाला सम संख्या विषय क्या हो गया? तो असम और विषम का हमेशा एमसीएफ 1 होता है ना। सम संख्या ये बोलो, विषम संख्या तो हमेशा ये सहभाज्य होंगे ना। सम और विषम का हमेशा युग्म क्या होता है? सहभाज्य, को प्राइम टू ईच अदर। ओके, तो मैं एक रिपीट कर रहा हूं कि a बटा b में p बटा q से भाग देना मतलब a बटा b में p बटा q के व्युत्क्रम से गुना करना है ना। तो किसी भिन्न a में किसी भिन्न b से भाग करना, इसका अर्थ हुआ कि भिन्न a में भिन्न b के व्युत्क्रम से गुना करना। और गुना करना आप जानते हो, तो हम लोग भागफल को इस तरीके से गुना करके हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग अब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। आइए हम लोग सब मिलजुल करके अब डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। डेसिमल फ्रैक्शंस का यूज हर जगह करने को मिलता है। डेसिमल फ्रैक्शंस पर जोड़ घटाव गुणा क्रिया भाग क्रिया सब आपको करना होगा। इसलिए आइए हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस के पहले बारे में जाने की व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर सेड टू बी डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्न। यस, दशमलव भिन्न क्या है? कैसे भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं? इन बातों को जानने के पहले हम कुछ आपके साथ गतिविधि करेंगे बोर्ड पर, और उस गतिविधि के द्वारा हमारा अंतर ज्ञान स्वतः तैयार होगा उसके अंतर्निहित अर्थ को जानने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर आपको इंड्यूस करते हैं। ओनली माई ड्यूटी इज टू इंड्यूस योर इनर सेल्फ so that they can grasp the inherent meaning of the given term on the board. Here I am only
इंड्यूसिंग योर इनर सेंस। आपके अंतर ज्ञान को मैं सिर्फ प्रेरित करूंगा, फैसला आपका अंतर ज्ञान को करना है। आइए डेसिमल फ्रैक्शंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको भिन्न की भाषा में कैसे लिखते हैं सबको बोलूंगा। देखिए 10 एक दहाई, A group of 10 is called 110। तो एक दहाई कितने इकाइयों से मिलकर बनता है? वेरीफाई, यानी कि एक दहाई में 10 इकाई होते हैं। एक दहाई जो संपूर्ण जिसको कह रहे हैं 110, वह कितने वन से मिलकर बना हुआ है? अब यहां पर रख देते हैं एक इकाई और यहां पर रख देते हैं एक दहाई। तो बताइए कि एक इकाई एक दहाई का क्या है? भाग है कि एक दहाई और एक इकाई दोनों संपूर्ण है। जब आपको मालूम है कि एक दहाई 10 इकाइयों से मिलकर के बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वंस मिलाकर के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 110। तो 110 एक संपूर्ण है, समूह का नाम है। एक ऐसे संपूर्ण समूह का नाम 110 है जो 10 वन से मिलकर बने हैं। तो 110 जो होगा, इसमें कोई भी एक गोला होगा, एक गोला को निकालेंगे तो यह गोला होल का क्या होगा? क्या होगा? पार्ट। तो एक इकाई एक दहाई का कौन सा भाग है? एक इकाई एक दहाई तो है नहीं, दहाई का भाग है। तो एक इकाई एक दहाई का कौन सा पार्ट है? वेरीफाई, यानी कि एक दहाई को यदि 10 बराबर भागों में बांट दें और कोई एक भाग ले ले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक इकाई। क्या इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? 1 यूनिट। ऐसे कितने यूनिट से मिलकर बना? 10 यूनिट को 1 बोल रहा है। तो 1 यूनिट इस होल का क्या है? 1/10। क्लियर? तो 1 इकाई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 इकाई बराबर क्या लिखेंगे? 1/10 दहाई। इन लिखेंगे। एक इकाई 1/10 कितना है बोलो? दहाई बराबर नहीं है। और फिर से देखो जरा, 100 इकाई मिल करके 100 इकाइयां मिल करके क्या बनते हैं? एक सैकड़ा। तो मुझे बताओ कि एक इकाई जो है वह एक सैकड़ा का क्या है? भाग है कि संपूर्ण है? अब एक सैकड़ा का कौन सा भाग है? यानी कि 100 इकाइयों से जब एक सैकड़ा बनता है तो उसमें से कितने पार्ट होने पर हम एक इकाई कहते हैं? 1/100। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक इकाई बराबर कितने दहाई लिखेंगे? 1/100। क्या क्या लिखेंगे बोलो? 1/100 क्या लिखेंगे? सैकड़ा। सॉरी, 1/100 सैकड़ा। यानी कि यहां पर संपूर्ण के रूप में कौन है? सैकड़ा। और उस सैकड़ा के 100 भागों में बांट करके एक भाग लिया गया है। तो एक इकाई बराबर क्या लिखेंगे? 1/100 सैकड़ा। पटन समझ रहे हो ना? फिर मैं चल रहा हूं। उसी प्रकार मुझे बताओ कि 1000 एक इकाई 1000 का कौन सा भाग होगा? 1/1000 क्या लिखेंगे यहां पर? 1/1000। वेरीफाई। अब मुझे बताओ एक दहाई एक सैकड़ा का कौन सा भाग है? तो कितने दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनते हैं? 10 दहाई। तो एक दहाई एक सैकड़ा कौन सा भाग है? कितना? 1/10।
तो आप लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/10 सैकड़ा। ओके, क्लियर समझ रहे हो ना? फिर से समझो, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर, 10 mm, तो 10 मिलीमीटर जो छोटे छोटे लंबाई है 1 मिलीमीटर का, तो 10 मिलीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर लंबाई को आपस में मिलाते हैं तो जो बड़ी लंबाई प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो है वो मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर के भाग है कि संपूर्ण है? भाग है। तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर कौन सा भाग है? तो हम क्या लिखेंगे? 1/10। ओके, अब मुझे बताओ कि 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो नया जो समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? 1 मीटर। यानी कि 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। तब उस समय 1 सेंटीमीटर जो लेंगे वह 1 मीटर का क्या होगा? क्या होगा? 1 मीटर का भाग होगा ना? अब कौन सा भाग होगा? 1/100 खाली लिखेंगे, मीटर। इन बातों को समझ गया ना? ये नहीं समझे? चलिए, और इन्हीं आइडिया को हम लोग दशमलव भिन्न पर अप्लाई करेंगे। ये बात को समझ गए ना हम लोग? अब हम लोग अपने नंबर सिस्टम पर थोड़ा सा हम लोग सोचे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो दशमलव भिन्न के परिभाषा देने के पहले वह भिन्न जिसका हर 10 का घात हो, वह भिन्न जिसका हर 10 का घात हो, चाहे 10 हो, 10 का 10 हो, 10 का 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो और 1 हो। किसी भी भिन्न का यदि हर 10 के घातों के रूप में दिखाया गया हो तब उस भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न बोलते हैं। ओके, तो इस बात को आप ऐसे नहीं समझोगे। इतना मैं लिखा दिया ताकि अंतिम में हम लोग जब पहुंचेंगे तो वहां पर दशमलव भिन्न के बारे में पूछा जाएगा तो आपका अंतर्ज्ञान यही निर्णय लेगा या यही पाएगा कि जो भिन्न का हर 10 के घातों के रूप में लिखा जाता है उस भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न बोलते हैं, है ना? और उस दशमलव भिन्न को दिखाने का तरीका अलग है। इन बातों को जानने के पहले अपने नंबर सिस्टम को जानिए जरा। हमारा नंबर सिस्टम जो हम अभी पढ़े हैं वह इकाई स्थान से शुरू होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है। इस तरह से ईश्वर अंत नहीं करता है, समझ लो ना? देखिए, सबसे राइट की ओर जो स्थान है वो सबसे छोटा स्थान है। अब यही अंक 4 जो है, यहाँ पर अंक 4 है, यहाँ पर 4 अगर आ गया तो कितना को डिनोट करता है? कितने 1 को? 40 1 को। यही 4 अगर यहाँ पर आ गया तो कितने 1 को डिनोट करता है? यही अगर आ गया तो कितना को डिनोट करता है? यानी कि एक ही अंक जो है 4 अलग अलग स्थानों पर जाने पर उनका अलग अलग वैल्यू हो जाता है। एक ही चित्र 4 जब यूनिट प्लेस पर है तो इट इज शोइंग ओनली 4 1s। जब यहाँ पर 4 आ जाएगा तो इट विल शो 41। यहाँ पर थर्ड प्लेस पर आ गया फ्रॉम राइट, अर्थात इस स्थान से जो भी हम जंप करते हैं उसका वैल्यू 10 गुना। फिर क्या होता है इसका वैल्यू? 10 गुना। इसका वैल्यू क्या होता है? यानी कि अगर यहाँ से एक स्थान अगर आए तो 10 गुना, 2 स्थान पर आए तो कितना गुना हो गया? 100 गुना। अगर इकाई का अंक 4 सैकड़ा का स्थान पर आ जाता है तो इकाई का स्थान पर उसका वैल्यू 4 था, सैकड़ा का स्थान वैल्यू क्या हो गया? तो 4 का कितना गुना वैल्यू बढ़ गया?
यही अंक 4 यदि 1000 का स्थान पर आ जाए तब वह कितना गुना बढ़ जाता है? यानी कि 4 अगर एक स्थान अगर ट्रांसफर करते हैं तो 10 गुना, 2 स्थान ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो गया? 100 गुना। 3 स्थान ट्रांसफर करते हैं तो कितना गुना? ओके, वेरीफाइड। अर्थात यहाँ पर 1 दूसरा प्लेस पर क्या दिखाएगा? 10 गुना। तीसरा प्लेस पर क्या होगा? 100 गुना। फोर्थ प्लेस पर कितना होगा? 4 गुना। और यहाँ पर कितना होगा? 10,000 गुना। फिर यहाँ पर कितना होगा? ओके, इस तरह से जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, राइट से, तो प्रत्येक स्थान जो है लेफ्ट की ओर पूर्व स्थान का कितना होता है? 10 गुना। राइट, यहां से मान लो कि 5 अगर यहां पर आया, पहले यहां पर 5 था 1, अब 5 यहां पर आ गया तो कितना हो गया? बोलो। 50। फिर 5 आ गया सैकड़ा पर तो कितना हो गया? तो 5 अगर दहाई पर था तो कितना था? और सैकड़ा पर कितना था? तो मुझे बताओ कि 550 के कितने गुने के बराबर है? राइट, तो यहां पर क्या देख रहे हो कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में जो हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो हर स्थान का मान पूर्व स्थान के मान का 10 गुना होता है। यदि कोई अंक एक स्थान शिफ्ट करके लेफ्ट की तरफ आया हो तो 10 गुना मान बढ़ा हुआ है। यदि अपने स्थान से 2 स्थान अगर आगे चलता हो तो कितना बढ़ गया? 100 गुना। अब मुझे फिर से बताओ, यह इकाई का स्थान, यह दहाई का स्थान, यह सैकड़ा का स्थान, यह 1000 का स्थान और यह 10,000 का स्थान। चलिए कोई भी अंक लेता हूं, कोई भी अंक मान लो कि यह 5 है और इस सैकड़ा का जो अंक था 5 वह 1000 पर डाल दिए तो यहां पर जो इसका वैल्यू है इसके वैल्यू से कितना गुना हो जाएगा? अगर सैकड़ा का 5 का अंक यदि 1000 पर हम रख दिए तो उसका मान कितना पड़ गया? क्या गुना? 10 गुना। हमेशा अगर यहाँ का आया यहाँ तो 10 गुना, यहाँ का अंक अगर यहाँ आया तो कितना हुआ? 100 गुना। 100 गुना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ का अंक अगर यहाँ पर आया तो कितना गुना? यहाँ का अंक आया तो कितना आया? 10 गुना। यानी कि अपने संख्या पत्ती में जब हमारी यात्रा राइट से लेफ्ट की ओर होती है तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो पूर्व के जो मान है उससे कितना गुना हमारा मान बढ़ जाता है? 10 गुना। 2 स्थान पर गए तो कितना हो गया? 100 गुना। तो चलिए इधर से चल रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं अंक 5 हूं और मैं इकाई स्थान पर खड़ा हूं, मेरा मान क्या होगा? 5। मैं अंक 5 हूं और दहाई के स्थान पर खड़ा हूं, मेरा वैल्यू कितना होना चाहिए? मैं अंक 5 हूं और सैकड़ा का स्थान पर हूं, बताओ मेरा वैल्यू कितना? मैं 5 ही हूं लेकिन अब 1000 स्थान पर आ गया हूं तो मेरा वैल्यू कितना होगा? ठीक है, मैं अभी अंक 5 हूं, इकाई का स्थान पर बैठा हुआ हूं लेकिन मैं इकाई का स्थान पर से उठ करके मैं सैकड़ा का स्थान पर आ गया तो मुझे बताइए कि मेरा वैल्यू कितना गुना बढ़ गया? 100 गुना ना। ध्यान देना, मैं अंक 5 हूं और दहाई के स्थान पर हूं लेकिन मेरी इरादा 1000 के स्थान पर आने को हो गई। अब मैं 1000 के स्थान पर चली आई तो मुझे बताओ कि मेरा वैल्यू कितना गुना बढ़ गया? वेरीफाइड। तो इससे क्या आपने सीखा कि कोई अंक अगर इकाई से एक स्थान जहां से भी चले, यहां से चल करके यहां तक आवे तो आपको देखना है कि यहां से यहां तक आने में उसे कई पोजीशन ट्रेवल करना पड़ा है। तो जितना अगर एक पोजीशन आगे बढ़ता है तो 10 टाइम्स, 2 पोजीशन आगे बढ़ता है तो 100 टाइम्स, 3 पोजीशन आगे बढ़ता है तो 1000 टाइम्स, है ना? क्लियर हो गया मैं इतना? चलिए अब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर यात्रा करेंगे तब देखते हैं कि उनका वैल्यू के साथ क्या होता है। तो यदि ए बी का 10 गुना है तो बी ए का क्या होगा? यदि ए बी का 10 गुना है माने ए जो है बी में आप 10 से गुना कर करके ए प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसा 10 को बी मिल करके ए मिलता है तो बी ए का क्या होगा?
नहीं समझा? बी 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 1 2 3 4 5 बी 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 बी, ये सभी बी को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? तो ए बी के कितने गुने के बराबर है? 10 गुने के बराबर। तो बी जो है वह ए के कितने गुने के बराबर होगा? 10 गुना। अब इसमें से टोटल को मिला दिए तो हम एक बोल रहे हैं, तब एक सिंगल बी ले तो ए का कौन सा भाग है? इसमें आ रहा तो बी ए का 1/10 भागना है। नहीं समझा? अरे ए बराबर 10 बी मतलब क्या हुआ? 10 को बी मिलाते हैं तो उसको ए कहते हैं, तो ए को बी लेंगे तो इस संपूर्ण का कौन सा भाग है? 1/10। चलो मुझे बताओ, ए यदि बी का 100 गुना है तो बी ए के कितने गुना है? ओके, ना समझा? और या तुम लोग दिमाग लगा रही लोग आंख से देख रही हो, आंख से देखो, यानी कि 100 को बी मिलते हैं तो ए बनते हैं, तो ए को जो बी होगा उस ए का तो भाग ही ना होगा जी। और कौन सा भाग होगा? समूह भाग। क्या समझ गए? चलिए अब इसी बात को अप्लाई करेंगे यहां पर। अच्छा, 20 का 10वां भाग कितना होगा? बी का 10वां भाग मतलब बी में कितना से का को गुना करना है, 10वां भाग का लिखते हैं फिर में 1/10। तो बी का 10वां भाग मतलब बी का 1/10, और बी का 1/10 10 कितना होता है? 2। तो बी का 10वां भाग कितना होगा? कितना होगा बी का 10वां भाग? यानी 20 को अगर 10 भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग में कितना मिलेंगे? चलिए 40 का 3/4 कितना होगा? 40 का किसका? 40 का कौन सा भाग? 3/4। यानी कि 40 को 4 भागों में बांट कर 3 भाग कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि 40 का 3/4 निकालने के लिए 40 का 3/4 से गुना करें, 4 दहाई 40 कितना हो जाएगा? 30। वेरीफाइड। बातों को आप दिमाग में रखेंगे ना। अब मुझे बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब चलिए यहां से यहां आए तो वैल्यू कितना हो गया? कितना हो बोलो? When we move from right to left तो वैल्यू क्या होता है? 10 टाइम बढ़ जाता है। जब कोई अंक सैकड़ा से हजार पर आया होगा तो उसका वैल्यू कितना हो गया होगा? अब मुझे बताइए कि यह जब इसका 10 गुना है तो सैकड़ा जो है हजार का कौन सा भाग है? कौन भाग? अरे जब यह इससे 100 से 10 से गुना करने के बाद जब इसको प्राप्त कर रहे हो तो यह इसका कौन सा भाग होगा? 1/100 भाग। मुझे बताओ कितने सैकड़ा मिलकर के 10,000? 10 सैकड़ा जब आप आपस मिलाते हो तो 1000 बनता है संपूर्ण। तब बताओ कि 1 सैकड़ा जो होगा वो 1000 का कौन सा भाग होगा? क्या लिखेंगे हम लोग? 1/10। क्या लिखेंगे हम लोग? 1/10,000। तो मुझे बताओ कि 1000 से कोई अंक अगर 10,000 पर आया तो कितना गुना बढ़ गया? लेकिन अगर 10,000 से कोई अंक अगर 1000 पर आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 10वां भाग। यहां से 1000 से अगर सैकड़ा पर आ गया वैल्यू कितना हो गया? और यहां से अगर यहां पर आ गया तो कितना हो गया? यहां से आया क्या हुआ? 10वां। चलिए यहां पर अंक अगर 4 बैठा हुआ है तो 4 अगर अंक बैठा हुआ है तो कितना वैल्यू है यहाँ पर? 40,000। अब 40,000, अब यही 4 अगर यहाँ पर आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? तो 4,000 40,000 का कौन सा भाग है? 10वां भाग। अब यही 4 अगर यहाँ पर 4 आ गया तो जब यहाँ पर बैठा हुआ था तो वैल्यू कितना था उसका? 4000। और यहाँ पर वैल्यू कितना है? 400।
तो मुझे पता है कि 400 4000 का तो भाग होगा ना जी, तो कौन सा भाग है? 10वां भाग। ओके, जब यही 4 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर वैल्यू कितना था? 400 और यहाँ पर वैल्यू कितना था? 40 तो 40 400 का कौन सा भाग है? 10वां भाग। और फिर यही 4 अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर वैल्यू कितना था? 40 अब यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया? 4 अर्थात यहाँ पर जब 4 अंक था तो इसका वैल्यू था 40,000, यहाँ पर था तो 4,000, यहाँ पर था तो 400, यहाँ पर 40, यहाँ पर 4। अब देखिए यह अंक 4 दहाई पर स्थान पर आया, यानी कि जब हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़े तो इसका प्रत्येक वैल्यू कितना होता? 10 गुना बढ़ जाएगा। 4 का 10 गुना 440, 40 का 10 गुना 400, 400 का 10 गुना 4000, 4000 का 10 गुना 40,000। अब चलिए उल्टा चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यदि यहाँ था 40,000 तो इसका क्या हो गया? तो 40,000 का गुना है कि भाग है 400? कौन सा भाग? 10वां भाग। तो 40,000 का 10वां भाग कितना हो गया? 4,000 का 10वां भाग कितना हो गया? 4,000 का 10वां भाग कितना हो गया? 40 का 10वां भाग कितना हो गया? 4। यानी कि एक स्थान 4 जब एक स्थान ट्रेवल किया उसका वैल्यू 10वां भाग हो गया। 2 स्थान ट्रेवल करेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100वां भाग। 3 स्थान पर ट्रेवल करेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ओके, तो यहाँ से 4 उठ के डायरेक्ट अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर वैल्यू था 40,000 और यहाँ पर वैल्यू कितना है? 4। तो मुझे बताइए कि 40,000 का कौन सा भाग 4 है? 10,000। क्योंकि क्या स्थान? 10, 100, 1000 और 10,000, यानी कि इसका 10,000वां भाग 4 हो जाता है। तो इस हम लोग का जो नंबर सिस्टम है उसमें जो प्लेस वैल्यू होते हैं उसको हम लोग समझ गए। कोई अंक अगर राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा हो तो जितना स्थान को ट्रेवल करेगा है ना, तो 10 का उतना ही घात का गुना हो जाएगा। अगर एक स्थान ट्रेवल करता है तो वैल्यू 10 गुना, 2 स्थान ट्रेवल करता है तो वैल्यू 100 गुना, 3 स्थान ट्रेवल करता है तो वैल्यू। इसी प्रकार जब हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो उसका एक स्थान ट्रेवल करते हैं तो वैल्यू 10वां भाग हो जाता है। 2 स्थान ट्रेवल करते हैं तो वैल्यू 100वां भाग हो जाता है। 3 स्थान ट्रेवल करते हैं तो वैल्यू क्या होता है ना। तो ये रही हमारे नंबर सिस्टम का विशेषता। अब हम तो क्या यदि हम इकाई से स्थान से यात्रा करते हुए लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो बताओ कि लेफ्ट की ओर कहां समाप्त होता है? ये नहीं बता सकते हैं। अभी तक जो हमें जानकारी है उसके अनुसार हमारा जो संख्या पद्धति है जिसमें हम चित्रों के माध्यम से संख्याओं को व्यक्त करते हैं उसका सबसे छोटा स्थान कितना दिखाया जाता है? इकाई का। और हमारी यात्रा इकाई से किस ओर होती है? लेफ्ट। और लेफ्ट की ओर सबसे बड़ा स्थान कौन सा है ये बता नहीं सकते हैं। चलिए अब हम इस ओर यात्रा करेंगे। अब इस ओर जो यात्रा करेंगे इधर भी कभी समाप्त नहीं होगी, इस ओर तो समाप्त पहले ही से नहीं था। तो हम दशमलव भिन्न में इसी खूबसूरती का हम लोग अवलोकन करने जा रहे हैं कि हमारा संख्या पद्धति में सबसे छोटा स्थान कौन है हम नहीं बता सकते हैं और सबसे बड़ा स्थान कौन है नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को जो जानकारी मिली है उसमें यही जानते थे कि सबसे छोटा स्थान इकाई का है, लेकिन अब सबसे छोटा स्थान ये नहीं रहेगा और सबसे छोटा स्थान कौन होगा ये बताया नहीं जा सकता है। लेकिन इन संख्या पद्धति का गहराई से अवलोकन करने के बाद हम जो नियम हमें प्राप्त हुआ या तो पैटर्न हमें दिखा वह पैटर्न यही है कि जब कोई अंक लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। अगर 2 स्थान शिफ्ट करता है तो 100 गुना बढ़ जाता है। 3 स्थान शिफ्ट करता है तो 1000 गुना बढ़ जाता है, चाहे वह यात्रा कहीं से शुरू किया हो। इन द सेम वे हम जब लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो एक स्थान को अगर हम राइट की ओर आते हैं तो पूर्व के स्थान का वह 10वां भाग हो जाता है,
फिर और राइट आते हैं तो अभी 10वां भाग हो जाता है। अर्थात 2 स्थान सफर करके राइट और आए होंगे तो 100वां भाग हो गया होगा। 3 स्थान सफर करके आए होंगे तो 1000वां भाग हो गया होगा ना। अब हम लोग इस आइडिया को विस्तार करेंगे और इधर देखेंगे कि इधर भी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। अब कल्पना करो तो निश्चित है, या फिर मैं लिख देता हूं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। चलिए तो मुझे बताइए, एक दहाई इकाई का कितना गुना है? 10 गुना। यह कितना गुना है? 100 गुना। यह कितना गुना है? चलिए अब सैकड़ा हजार का कौन सा भाग है? 10वां भाग। दहाई हजार का कौन सा भाग है? और इकाई हजार का कौन सा भाग है? ओके, तो सैकड़ा के 10वां भाग को क्या कहते हैं? ये दाओ 10,000 के 10वां भाग को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। 1000 के 10वां भाग क्या कहते हैं? सैकड़ा के 10वां भाग क्या कहते हैं? और दहाई के 10वां भाग क्या कहते हैं? तो क्या इकाई का 10वां भाग नहीं होता होगा? इकाई के 10वां भाग भी होता, एक जिसको एक माने क्या 10 भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो इकाई के 10वां भाग को अब हम लोग क्या बोलेंगे? दशांश। क्या बोलेंगे हम लोग? और दशांश के 10वां भाग क्या बोलेंगे? शतांश। शतांश के 100वां भाग को क्या बोलेंगे? 10वां भाग को सहस्त्रांश। सहस्त्रांश के 10वां भाग को क्या बोलेंगे? 10 सहस्त्रांश। 10 सहस्त्रांश के 10वां भाग क्या बोलेंगे? लाखांश। 1 लाख के लाखांश के 10वां भाग क्या बोलेंगे? 10 लाखांश। ओके, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे 10, 100, 1000। ओके, ऐसे चलते हैं। अब हमारी यात्रा जो होगा दोनों और कभी अंत नहीं होगा। तो मुझे बताओ 10,000 से 1000वां भाग पर आए, इसका वैल्यू क्या हो गया? 10वां भाग हो गया। यहां पर आ गए, वैल्यू 10वां भाग हो गया। यहां पर आ गए, वैल्यू 10वां भाग हो गया। यहां पर आ गए, वैल्यू 10वां भाग हो गया। और इकाई के जब हम लेफ्ट की ओर चले तो इकाई के बाद वाली जो स्थान है उसका नाम क्या होगा? दशांश। फिर दशांश के बाद वाली जो स्थान है उसका नाम क्या होगा? शतांश। 100 अंशों में से कोई एक। शतांश के बाद वाली स्थान का नाम क्या होगा? अब इसी तरह से इसके भी 10वां भाग होंगे, उसके भी 10वां होंगे, उसके भी 10वां होंगे, उसके भी 10वां होंगे। इस तरह से मुझे बताओ तुम्हारा अंतर्ज्ञान क्या कहता है कि क्या अब संख्याओं जब व्यक्त करेंगे तो संख्याओं के स्थान इस ओर भी अनंत तक जाएंगे और इस ओर भी अनंत तक जाएंगे। क्योंकि आज सदन में रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस के बारे में आपके साथ मिलकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सदन का समय काफी हो गया, इसलिए दशमलव भिन्न के बारे में अभी हमने परिचय शुरू किया है और विभिन्न तरह के भूमिकाओं के द्वारा आपका अंतर्ज्ञान को मैं जागृत कर रहा हूं, जिससे कि उनमें जो छिपे हुए निहित अर्थ है उसको ग्रहण कर सके। तो अब दशमलव भिन्न के बारे में शेष बातें जो हम अभी तो चर्चा ही आरंभ की है, तो दशमलव भिन्न के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी हम आपको अगले सदन में देंगे। आज की सदन यहीं पर समाप्त होती है। इन्हीं बातों के साथ कल के सदन में आप अवश्य उपस्थित रहेंगे, क्योंकि दशमलव को कल हम लोग पूर्ण करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? आज यही सीखा कि नंबर सिस्टम में हम यह मानते थे कि इकाई का स्थान सबसे छोटा है और लेफ्ट की ओर संख्याएं स्थान बड़े से बड़े हो जाते हैं और उस ओर अंत नहीं होते हैं। लेकिन हमने आज क्या सीखा कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो जैसे राइट से जब लेफ्ट की ओर जाते हैं तो कोई भी स्थान पर अंक अपने पूर्व के स्थान के अंक का 10 गुना हो जाता है। उसी प्रकार जब हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो कोई भी स्थान का अंक पूर्व के स्थान के अंक का 10वां भाग होता है। इन्हीं जानकारियों के साथ आज के सदन समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि अधिक से अधिक संख्या में कल के सदन में हम लोग उपस्थित होंगे और फिर जोरदार चर्चा करेंगे।